ओके, वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और एक ओवरव्यू प्रोसेस का। तो जो आपके आज के टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग बेसिक ब्लॉक्स ऑफ प्रोसेस, व्हाट इज़ फेच डिकोड साइकिल, और आपका कंप्यूटर जो है उसका एक बेसिक सा आर्किटेक्चर जो आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। एंड वी विल अंडरस्टैंड हाउ सीपीयू विल रन अ प्रोग्राम, जो पूरी की पूरी प्रोसेस है। तो मैं शुरुआत करूंगा आपके एक बड़े ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से, जिसको हम कहते हैं वॉन न्यूमन मशीन या फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जो है हम बेसिक आपके पास जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स है उसमें पढ़ा जाता है, तो आपने ये पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में भी। ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका सीपीयू है जिसके दो पार्ट है, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। और एक पोर्शन आपके पास है मेमोरी का, एक पोर्शन है इनपुट एंड एक पोर्शन है आउटपुट का। तो ये इस पूरे पूरे ब्लॉक डायग्राम को हम कहते हैं वॉन न्यूमन मशीन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली यही वो फीचर है जो आपके सीपीयू को अलाउ करती है कि वो मेमोरी में से डाटा को रीड और राइट कर सके और चीज़ों को परफॉर्म कर सके। अगर आप क्लोजली मॉनिटर करो तो आपका सीपीयू जो है मेमोरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। तो सीपीयू क्या क्या काम कर सकता है आपके पास मेमोरी पे, वो या तो मेमोरी से रीड कर सकता है, या वो उस पर राइट कर सकता है, या जो भी डाटा अवेलेबल है उसके पास उसके ऊपर वो लॉजिकल अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आप ओवरऑल समझो, सीपीयू के पास सिर्फ तीन बेसिक टास्क बन जाते हैं, या तो मेमोरी को रीड करेगा या राइट करेगा या फिर उसके ऊपर अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो आप सोच सकते हो कि सीपीयू मेमोरी से डाटा लोड कर रहा होता है और मेमोरी पे डाटा रीड कर रहा होता है, और उस डाटा के साथ वो जो भी बेसिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर रहा है। अगर आप उसी सीपीयू को ज़रा गौर से देखना शुरू करो, उसके इंटरनल आर्किटेक्चर को, तो आपको पता लगेगा कि सीपीयू के अंदर और भी ज़्यादा कंपोनेंट अवेलेबल है। फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। उसके अलावा सीपीयू के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स रहते हैं जो कि आपके टास्क को परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट रजिस्टर्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो जैसे कि सबसे ऊपर आपके पास है ए एक्स और बी एक्स, ये जो दो आपके पास रजिस्टर्स हैं, इसको यूज़ किया जाता है जनरल पर्पस कैलकुलेशन के लिए। सीपीयू इन दोनों रजिस्टर्स पे कोई भी डाटा जो है स्टोर कर सकता है। उसके बाद आपके पास दो स्पेशल रजिस्टर्स हैं। पहला है आईपी यानी कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, और आपके पास एक कंट्रोल रजिस्टर है। ये दोनों रजिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है आपकी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए। और एक आपके पास स्टैक पॉइंटर रहता है जो कि स्टैक को पॉइंट करता है। स्टैक क्या होता है इसको हम लेटर स्टेज में देखेंगे, एंड सो ऑन। ये कुछ खास रजिस्टर हैं जिनको बेसिकली आपको इस लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा बहुत सारे रजिस्टर्स और भी हो सकते हैं। तो सीपीयू के पास मेन मेमोरी है, डिवाइस मेमोरी है, रजिस्टर्स हैं कैलकुलेशन करने के लिए। रजिस्टर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत बहुत फास्ट होते हैं, और हमारे पास कुछ स्पेशल रजिस्टर भी हैं जिनका कुछ स्पेशल काम होता है। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है कि नेक्स्ट कौन सी एग्जीक्यूट करनी है। तो एक छोटा सा एग्जांपल, ये एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल सा। इस पोर्शन का अगर आपने सी लैंग्वेज पहले नहीं पढ़ी है तो आप इस पोर्शन छोड़ सकते हो, लेकिन आप देख सकते हो ये बड़ा छोटा सा प्रोग्राम है। ये कुछ नहीं करता, ये एक प्रिंट स्टेटमेंट को कंपाइल करेगा और आपकी स्क्रीन पर प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। बड़ा सिंपल सा और बहुत ही ईजी सा सी प्रोग्राम है। तो आपका जो सी का कंपाइलर है वो क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को लेगा और वो कंपाइलर जो है उसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी लैंग्वेज में। ये जो 1 और 0 का कोड आपको दिख रहा है, इस तरीके का कोड जो है आपका कंपाइलर जनरेट करता है। जो कोड आप लिखोगे अल्टीमेटली वो ऐसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप हर बाइनरी कोड की इंस्ट्रक्शन को देखो तो जनरली आपको लगेगा नहीं कि वो इंस्ट्रक्शन कुछ है, क्योंकि आपको सिर्फ 1 और 0 का सीक्वेंस दिखाई देगा। लेकिन एक्चुअली में ये जो बाइनरी इंस्ट्रक्शन है ये छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी है, जो एक्चुअली में बताती है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है और कहाँ पे करना है। और ये जो पार्ट है इसके इंस्ट्रक्शन के, वो आपको बताते हैं कि ऑपरेशन कौन सा है, पहला ऑपरेंड कहाँ पे है, सेकंड ऑपरेंड कहाँ पे है, और किस तरीके से डाटा को आपने यूज़ करना है। तो ये जो पूरी पूरी इंस्ट्रक्शन है, इसी के अंदर ये सारा लॉजिक जो है छुपा हुआ है। तो ये जो फैच डिकोड साइकिल है जो आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, मैं आपको दोबारा से एक बार इसको रिमाइंड कर देता हूँ।
सीपीयू सबसे पहला काम करता है फैच का मतलब है रीड करना इंस्ट्रक्शन को, फिर वो उसको डिकोड करता है। डिकोड करने का मतलब है कि वो ये फाइंड आउट करेगा कि जो इंस्ट्रक्शन उसे मिली हुई है वो करती क्या है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तीसरे में वो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा जिस भी डाटा पे उसने एग्जीक्यूट करना है। जब ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद सीपीयू जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लोड करेगा और यही साइकिल जो है दोबारा से चलेगा। तो फैच डिकोड साइकिल इस तरीके से वर्क करता है। तो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा डेमो है हमारे पास, जैसे ये पोर्शन आप देख रहे हो, सपोज ये वो प्रोग्राम है बाइनरी में लिखा हुआ, ये आपका सीपीयू है और ये आपकी मेमोरी है। तो ये सीपीयू है, ये मेमोरी है। तो जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपका जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो लोड की जाती है, जो भी इंस्ट्रक्शन थी लोड करने के बाद हम इस फेज को फैच बोलते हैं। फैच का मतलब लोड करना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन थी जो यहाँ दिख रही है, मान लेते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन का मतलब था कि आपने कोई ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है और मेमोरी लोकेशन 110 और 120 पे करना है। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि डिकोड करने के बाद ये बन गया था। तो आपका जो ALU है वो क्या करेगा, वो आपकी मेमोरी लोकेशन 110 पे जाएगा, 120 पे जाएगा और वहाँ से मेमोरी से आपका डाटा जो है वो उठा लेगा इस तरीके से। और जब आपके पास डाटा उठा लिया जाएगा उसके बाद उस पर क्या परफॉर्म किया जाएगा, ऐड परफॉर्म किया जाएगा। ऐड परफॉर्म करने का जो जिम्मा है वो इस ALU का है। उसके बाद जब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उठाई जाएगी और अगेन ये प्रोग्राम जो है कंटिन्यू करेगा। तो बेसिकली आपने देखा कि सीपीयू करता क्या है, सीपीयू एक प्रोसेस को चलाने के लिए क्या करता है, पहले तो उसे बहुत सारे रजिस्टर चाहिए होते हैं जिसमें वो डाटा को स्टोर कर सके। ये स्टोर कर सके कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन चलानी है। हर रजिस्टर की कोई ना कोई वैल्यू होती है। कुछ रजिस्टर जो हैं जनरल पर्पस होते हैं जैसे कि AX BX जिसमें डाटा होता है। कुछ स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं जैसे कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो बताते हैं कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन उठानी है। तो आप देखोगे कि ओवरऑल अगर आपने किसी प्रोसेस को रन करना है तो सीपीयू को बहुत सारा डाटा जो है मेंटेन करना पड़ता है। अब हम एक्चुअल जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक स्पेशल ब्लॉक है मेमोरी पे, जहाँ पे एक प्रोसेस की जितनी भी डिटेलिंग है कि रजिस्टर्स पे क्या वैल्यू चल रही है, प्रोसेस किसने शुरू की थी, प्रोसेस कहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, ये सारी की सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है ये उस जगह पे स्टोर की जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को रन करना है, तो हमने ये पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि बड़े ही फास्ट एक से दूसरे प्रोसेस में स्विच करता है और हमें ऐसा लगता है कि सारी प्रोसेसेस जो है पैरेलल चल रही हैं। पर ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा क्या होता है, वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्विच कर रहा होता है हर प्रोसेस में, और हमें ऐसा लगता है कि वो कंटिन्यूसली सारी प्रोसेस चल रही है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को बहुत फास्ट कर सकता है। बट ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कैसे पता लगता है कि उसने पिछली प्रोसेस जो है वो कहाँ पे छोड़ी थी, आई मीन कोई प्रोसेस जो है कितनी कंप्लीट हो चुकी थी, और जब वो स्विच कर चुका होता है तो नेक्स्ट प्रोसेस को कहाँ से शुरू करना है। तो जनरली जब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करना होता है तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ सेव करता है, इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव करता है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में? सारे रजिस्टर्स की वैल्यू, AX BX, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, फ्लैग्स हैं आपके पास, कंट्रोल रजिस्टर्स हैं, जो भी आपके पास रजिस्टर है सारे रजिस्टर जो है सेव किए जाएंगे। और भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है जैसे कि प्रोसेस की ID आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रोसेस कौन सी है। नंबर ऑफ थ्रेड्स चलो हम बाद में करेंगे डिस्कस के थ्रेड्स क्या होते हैं। किस यूज़र ने आपके प्रोसेस शुरू की थी और कब की थी। और प्रोसेस से रिलेटेड स्टैट्स, इस स्टैट्स में आपके पास आता है अमाउंट ऑफ टाइम कंज्यूम्ड, CPU कंज्यूम्ड, मेमोरी कंज्यूम्ड, और दूसरे स्टैट्स रिलेटेड टू प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको बताया मेमोरी कंजप्शन है, CPU कंजप्शन है, आइडल टाइमर है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस PCB में स्टोर रहती है। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके CPU को चाहिए अगर उसने इस प्रोसेस को रोकना है थोड़ी देर के लिए, दूसरी प्रोसेस के पास जाना है और थोड़ी देर का जब वापस आना है तो उसके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जहाँ से वो पिछली प्रोसेस को रिज्यूम कर सके जहाँ पे उसने छोड़ा था।
तो ये मैं आपको इसका एक बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ। जैसे सपोज कर आपके दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, और ये आपका सीपीयू है। मान लेते हैं कि ये वो एरिया जहाँ पे प्रोसेस लोड की जाती है। करंटली अभी सीपीयू पे कोई प्रोसेस लोडेड नहीं है, तो सीपीयू क्या करता है, वो प्रोसेस 1 के पीसीबी को लोड कर देता है। जैसे वो उसके पीसीबी को लोड कर देगा तो प्रोसेस 1 जो है वो आपकी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। अब मान लेते हैं कि उसने इस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए रोकना है और प्रोसेस 2 पे जाना है, तो वो क्या करता है, वो आपके पीसीबी को अनलोड करता है। अनलोड करने से आपका प्रोसेस का जो पीसीबी है वो सेव हो जाता है। फिर वो दूसरे प्रोसेस को लोड करता है उसमें, और दूसरा प्रोसेस जो है रन करता है। तो अब आपके पास पहली प्रोसेस जो थी, जहाँ पे छूट चुकी थी, जहाँ पे रोका गया था उसको, वहाँ तक वो कंप्लीट हो चुकी थी। दूसरी प्रोसेस आ गई। अब अगर सीपीयू दोबारा से स्विच करेगा प्रोसेस 1 में, तो वहीं से रिज्यूम हो जाएगी जहाँ पे उसने छोड़ी थी। तो फाइनली मैंने आपको इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में समझा दिया कि पीसीबी जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये आपके प्रोसेस के बारे में बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, और वो किस स्टेट में इसको स्टोर करता है। और यही वो चीज़ है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में स्विच कर सकता है। तो जो पीसीबी का जो रोल है वो आपकी प्रोसेस को मैनेजमेंट में बड़ा हेल्पफुल है, खासकर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगर आपको कोई डाउट होगा तो काइंडली आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। होपफुली मैं आपके जो भी क्वेरीज हैं उनको मैं यहाँ पे रिप्लाई कर सकता हूँ।